like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़। पिछले एपिसोड में हमने देखा बुचर और ह्यूई टेक नाइट की केव में जाते हैं, जहां टेक नाइट स्विंगिंग को फंसाने के लिए बुचर और ह्यूई को उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है। जिसके बाद मैक्स ह्यूई को बताता है कि उसी ने स्टीफन को स्विंगिंग से मिलने भेजा था। दूसरी तरफ टेक नाइट का बटलर रिज़ाइन करने के बाद उसकी सारी पोल खोल देता है, जिससे टेक नाइट और भी गुस्से में आ जाता है और मौके का फ़ायदा उठाकर बॉयज़ वापस टेक नाइट की केव में उससे मिलने जाते हैं। थोड़ी सी पिटाई के बाद टेक नाइट अपने टैलॉन और स्विंगिंग के बीच हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि उस इवेंट के बाद टेक नाइट और स्विंगिंग में दुश्मनी भी हो चुकी है, और ये भी कि टेक नाइट को सच में स्टीफन और स्विंगिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब आगे टेक नाइट स्विंगिंग और टैलॉन के बीच में जो भी हुआ वो जानने के बाद बुचर वहाँ से जाते हुए कहता है, वेल, तुमने हमें काफ़ी कुछ बताकर काफ़ी हेल्प करी, तो अब हम चलते हैं, सो थैंक्स अगेन फक मॉन्गर। टेक नाइट बड़बड़ाता हुआ कहता है, टेक नाइट, मेरा नाम टेक नाइट है। बुचर बाहर जाते हुए ह्यूई से कहता है, तो टैलॉन, स्विंगिंग और टेक नाइट के बीच में उस रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो दोनों ही टैलॉन पर फिदा हो गए और उसके चक्कर में एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए। और फिर मुझे नहीं पता, इस इंसिडेंट ने तो मुझे भी सरप्राइज़ कर दिया। I mean, उस रात को जो कुछ भी हुआ वो टेक नाइट की लस्ट की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकता है, पर फिर भी ये अजीब ही है। ह्यूई जवाब देता है, फ़र्क नहीं पड़ता। बुचर आगे कहता रहता है, और हमें ये भी पता चल गया कि स्विंगिंग ये नहीं है, पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फिर उसने रूबेनस्टाइन को क्यों मारा। ह्यूई दोबारा चिल्लाते हुए कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता। ह्यूई आगे कहता है, देखो, अक्सर सोसाइटी कुछ लोगों पर गे होने का लेबल लगा देती है, जैसे कि वो बंदा तो पक्का गे है, उसको ये बात एडमिट करके आगे बढ़ जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। पर ऐसे लोग बस अपने आप को ज़्यादा समझदार दिखाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसे लोगों की समझदारी बस उन हाई स्कूल के बच्चों जितनी है जो एक दूसरे को मजाक में मीठा मीठा बुलाते रहते हैं। और अफसोस ये है कि हम भी स्विंगिंग के केस में यही कर रहे थे। स्विंगिंग लड़कों में इंटरेस्टेड है या लड़कियों में, इस बात को जानने में हम इतना खो गए कि हम यही नहीं समझ पाए कि क्या ये जानना हमारे लिए ज़रूरी भी है या नहीं। यही नहीं, हमने टेक नाइट के केस में भी यही किया। हमने न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ी और मान लिया कि इसमें टेक नाइट का भी कुछ हाथ है, जिसके जवाब में बुचर कहता है, पर उनके बीच में जो भी हुआ था वो तो हम कभी भी गैस करके पता नहीं लगा सकते थे ह्यूई। और तुमने मोटिव की बात करी, तो तुम्हें क्या लगता है रूबेनस्टाइन को किसने मारा होगा? ह्यूई कहता है, मुझे लगता है अब हमें सीधा स्विंगिंग से बात करनी चाहिए। बुचर जवाब देता है, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि अब हमें उसका एड्रेस मिल चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं स्विंगिंग के अपार्टमेंट में, जहाँ स्विंगिंग जैसे ही अंदर आता है तो उससे कोई पूछता है, हाय स्विंगिंग, और क्या चल रहा है बेटा? तब हम देखते हैं कि रूम के अंदर ह्यूई और बुचर पहले से ही खड़े होते हैं। स्विंगिंग उन दोनों को देखकर कहता है, तुम लोग कौन हो और मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? ह्यूई पूछता है, तुम्हारे और स्टीफन रूबेनस्टाइन के बीच में क्या हुआ था? स्विंगिंग गुस्से में पूछता है, मैंने पूछा कि तुम कौन हो, क्या तुम पुलिस हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं पहले तुम्हारी आईडी देखना चाहूँगा। ये सुनकर बुचर हंसता हुआ ह्यूई से कहता है, ये तो कूल है ना ह्यूई? उस टेक नाइट ने तो हमें इतनी आसानी से सब कुछ बता दिया था, पर ये ऐसा नहीं कर रहा। ह्यूई सिंगिंग से कहता है, स्टीफन को पता चल गया था कि तुम कम्युनिटी मीटिंग्स के बाद कहाँ जाकर अपना कॉस्ट्यूम बदलते हो। या तो वो वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था या फिर उसने तुम्हारा पीछा करा होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बाद तुम्हारे बीच क्या हुआ। स्विंगिंग अपना सामान रखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता स्टीफन कौन है, अगर ऐसा सच में कोई है भी तो। अब या तो तुम यहाँ से निकल जाओ या फिर मुझे अपनी आईडी दिखाओ, क्योंकि मैं अब कॉल करने वाला हूँ। इतने में ही ह्यूई उसकी बात को काट कर गुस्से में कहता है, मेरी बात सुनो, 6 महीने पहले वो लड़का एक गली में मरा पड़ा मिला। तुम्हें पता है उसके चेहरे पर मरते हुए कैसा लुक था? बदहाली का, न डर न गुस्सा, सिर्फ बदहाली। तो अब या तो तुम मुझे सच बताओगे या फिर मैं तुम्हें मार मार कर तुमसे सच उगलवाऊंगा। ये सुनकर अपने सामान से स्विंगिंग ह्यूई को मारता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बुचर जानबूझकर उसका पीछा नहीं करता, उल्टा ह्यूई को कहता है, बस यहाँ पड़े मत रहो, जाकर उसका पीछा करो। ह्यूई पीछा करते हुए कहता है, मैं छत की तरफ जा रहा हूँ। बुचर जवाब देता है, मैं फायर एग्जिट की तरफ से उसे घेरता हूँ। ह्यूई और बुचर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं।
फिर बुचर एग्जिट पर पहुंचकर झूठ बोलते हुए कहता है, सॉरी ह्यूई, पर यहाँ पर सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, तुम्हें उससे खुद पकड़ना होगा। शायद आप खुद समझ ही गए होंगे कि बुचर ने ह्यूई से झूठ क्यों बोला। अगर नहीं समझे तो मैं क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली पिछले इशू में ही बुचर ह्यूई को ये समझाता है कि उनके काम में उन्हें मारपीट करनी ही पड़ती है, पर ह्यूई इस बात से पूरी तरह एग्री नहीं करता और ह्यूई को यही बात रियलाइज़ कराने के लिए बुचर जानबूझकर ह्यूई को स्विंगिंग के साथ अकेला छोड़ देता है ताकि ह्यूई को भी ज़रूरत पड़ने पर मारपीट करनी पड़े और उसे बुचर की बात रियलाइज़ हो जाए। दूसरी तरफ स्विंगिंग अपना सुपर हीरो सूट पहनकर छत से उड़ने ही वाला होता है कि ह्यूई पीछे से कूद कर उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद अपने आप को छुड़ाने के लिए स्विंगिंग ह्यूई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ह्यूई अपने आप से कहता है, मैं इसे मार नहीं सकता। और दूसरी तरफ से बुचर भी ह्यूई से कहता है, डरपोक मत बनो ह्यूई, उसे मारो। और जैसे ही स्विंगिंग ह्यूई को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, ह्यूई ना चाहते हुए भी स्विंगिंग को एक ज़ोर का पंच मारकर उसकी आंखों पर लगा हुआ इक्विपमेंट भी तोड़ देता है, जिसके बाद बुचर भी ऊपर आ जाता है और खुश होते हुए ह्यूई से कहता है, बहुत बढ़िया बेटे। फिर बुचर स्विंगिंग के ऊपर पाँव रख कर कहता है, स्टीफन रूबेनस्टाइन के बारे में बताओ। तब स्विंगिंग सच बताना शुरू करता है। तो जिस मोटेल में मैं कॉस्ट्यूम चेंज करता हूँ वो उसकी छत पर छुपकर मेरा वेट कर रहा था, और जैसे ही मैंने मास्क उतारा वो अचानक से मेरे सामने आ गया। और वहाँ तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वो अनोइंग ज़रूर था, पर वो पहला नहीं था जिसे मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था। मैं घर जाने से पहले ड्रेस चेंज करता हूँ और उस टाइम कई लोगों को मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल ही जाता है। पर एनीवे, बुचर पूछता है, फिर? स्विंगिंग आगे बताता है, फिर हमने थोड़ी बातें करी और सरप्राइज़ फिर से वही घिसी पिटी होमो बुलशिट। वो भी यंग है, उसके फैमिली को अभी उसके गे होने के बारे में नहीं पता, वगैरह वगैरह। पर फिर उसने मुझे बताना शुरू किया कि एक लड़का जिसे वो बहुत चाहता है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता, पर उसे बताने से भी डरता है। और मुझे पता था वो कहीं ना कहीं मेरी ही बात कर रहा है, पर फिर भी मैंने ऐसे एक्ट किया कि मुझे नहीं पता। तो मैंने उससे कहा, स्टीफन, तुम्हें उससे बात करनी ही होगी, तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होगा। स्टीफन जवाब देता है, पर मुझे डर है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो स्विंगिंग कहता है, तो यही सही। देखो, तुम अभी 20 साल के भी नहीं हो, और मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट भी कर दिया तो तुम्हारे लिए दुनिया का अंत नहीं होगा। पर इसके लिए तुम हमेशा परेशान नहीं रह सकते, तुम्हें उसे बताना ही होगा। ओके स्टीफन? स्टीफन जवाब देता है, वो तुम ही हो। इसके बाद स्टीफन स्विंगिंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, वो तुम ही हो, मेरी बात समझो स्विंगिंग। स्विंगिंग अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है, हटो, मुझसे दूर हटो। स्टीफन कहता है, देखो मेरी बात समझो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। स्विंगिंग गुस्से में कहता है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। इन दोनों के इस कन्वर्सेशन के बीच वो ये ध्यान नहीं देते कि वो बात करते करते छत की एज पर पहुंच जाते हैं, और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में स्विंगिंग स्टीफन को एक ज़ोर का धक्का मारता है और स्टीफन उस बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। ह्यूई कहता है, फिर तुमने क्या किया? स्विंगिंग जवाब देता है, देखो ये एक एक्सीडेंट था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हम छत के एज पे पहुंच चुके थे। ह्यूई के सवाल का जवाब देते हुए बुचर कहता है, मतलब कि इसने भी वही किया जो ये सभी सूप करते हैं, गलती करना और फिर वहाँ से भाग जाना। ह्यूई पूछता है, पर तुम स्टीफन से घबराए क्यों? तुमने गेस के साथ इतना टाइम बिताया हुआ है। स्विंगिंग जवाब देता है, वो मैं नहीं था, वो स्विंगिंग था। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने सुपर हीरो फॉर्म में मास्क, सूट और जेट पैक पहन के घूमता हूँ, तो मुझे ना ज़्यादा किसी से बातें करनी पड़ती है, ना ही उनके पास जाना पड़ता है। पर यह स्टीफन बिल्कुल मेरे मुंह पर ही आ गया और उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। स्विंगिंग आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन लोगों के साथ घूमना पसंद है? ये सब बस वॉट के लिए, कॉमिक बुक पढ़ने वालों के लिए ही अच्छा है। स्विंगिंग ये लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेगा, वो हमारे लिए लड़ेगा, वगैरह वगैरह। पर कभी किसी ने स्विंगिंग से पूछा है कि वो इस बारे में क्या सोचता है? नहीं। और फिर भी मुझे उनसे हाथ मिलाना पड़ता है, उनके सामने स्माइल करना पड़ता है, उनसे बातें करनी पड़ती हैं। स्विंगिंग की लंबी चौड़ी बातें सुनकर बुचर उससे कहता है, वाह, तुम्हारे मन में तो कई बातें दबी हुई थी, अब खड़े हो जाओ। स्विंगिंग को खड़े होने में हेल्प करके बुचर आगे कहता है, तुम एक बुरे इंसान रहे हो और तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम स्विंगिंग बनना कंटिन्यू रखोगे, क्राइम से लड़ोगे और लोगों से मिलते रहोगे। पे बैक अब टेक नाइट को रिप्लेस कर देगी और वो तुम्हारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। तुम अपनी आँख कान खुले रखोगे, हम टाइम टू टाइम तुमसे टच में रहेंगे और तुम हमें अंदर की सारी बातें बताओगे। और जब हमें लगेगा कि तुम स्टीफन के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी सज़ा काट चुके हो, तो हम तुम्हें बता देंगे। स्विंगिंग कुछ कहने ही वाला होता है कि बुचर कहता है, गुड, अब यहाँ से जाओ। और इसी के साथ फाइनली स्टीफन का केस सॉल्व हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है।
जहाँ बुचर और ह्यूई किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। ह्यूई कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक हफ्ते तक सोता रहूं। बुचर पूछता है, तुम्हें भूख नहीं लग रही? ह्यूई जवाब देता है, नहीं। बुचर आगे कहता है, तुम सरप्राइज्ड हो कि मैंने उस लड़के को इतने हल्के में क्यों छोड़ दिया? ह्यूई कहता है, नहीं, क्योंकि तुमने उस लड़के को हल्के में छोड़ा ही नहीं है। तुम उसकी ज़िंदगी को नरक बना दोगे और उसे एक मोहरी की तरह यूज़ करोगे। मतलब कि तुम्हें और पावर मिल गई। मेरा भी एक मन यही कर रहा है कि एक दो बार मुझे भी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। पर हाँ, मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं इसी तरह की दुनिया में कदम रख चुका हूँ। हमने मिस्ट्री सॉल्व कर दी, पर स्टीफन को अभी भी इंसाफ नहीं मिला। हम बस अपने लिए एक और इंटेल जमा कर रहे हैं और इस गेम को खेल रहे हैं। हमें इस बात को मानना ही पड़ेगा कि हम इस केस को बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें सूप्स को लेकर अप टू डेट होना था और लेजेंड को अपनी बहन के पोते के बारे में जानना था। पर मुझे लगता नहीं है कि उसे भी इससे कुछ खास फ़र्क पड़ता है। जिसके बाद बुचर कहता है, लेजेंड की कोई बहन ही नहीं है। ह्यूई हैरान होकर पूछता है, क्या? बुचर कहता है, वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। ह्यूई पूछता है, फिर ये सब? बुचर बताता है, पता नहीं। मे बी लेजेंड ने इस लड़के के बारे में पढ़ा हो और एक पॉसिबल सूप एंगल के बारे में सुना हो, और उसके बाद उसने सोचा हो कि एक ऐसे लड़के की मौत हो गई है जिसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, तो क्यों ना वो खुद उसके लिए कुछ करवाए। शायद लेजेंड जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारी तरह ही हो ह्यूई। बस वो इस बात को एडमिट नहीं करना चाहता, इसलिए इन बहानों का सहारा ले रहा हो। या क्या पता उसे भी बस सूप्स को टॉर्चर करने में मज़ा आता हो, कौन जाने। ये सुनकर ह्यूई हैरान होकर सोच में पड़ जाता है। बुचर आगे कहता है, तुमने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया ह्यूई। तुमने कई ऐसी चीज़ों को भी नोटिस किया जो मेरे ध्यान से निकल गई, पर एट द एंड हम सक्सेसफुल रहे, और इसी खुशी में मैं तुम्हें अपने खाने का बिल चुकाने का मौका देता हूँ। अब बुचर के इस मजाक के बाद सीन बदल जाता है और नेक्स्ट सीन में इस सब इवेंट्स के कुछ दिनों बाद ह्यूई और पॉल मिलते हैं, जहाँ ह्यूई पॉल को स्विंगिंग और स्टीफन के बारे में सब कुछ बता देता है। पॉल कहता है, तो इन सब के पीछे स्विंगिंग ही था? ह्यूई कहता है, हाँ, ऐसा ही कुछ। मुझे ये लगा कि तुम्हें ये सब पता चलना चाहिए। पॉल कहता है, पर वो तो लास्ट वीक ही किसी वो न्यूज़ चैनल में दिखा रहे थे कि वो किसी लड़ाई में ही मर गया। तब हमें पता चलता है कि इन कुछ दिनों के बीच में ही स्विंगिंग भी एक एक्सीडेंट में मारा गया। ह्यूई बताता है, देखो मुझे ये तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए, पर असल में उसका जेट पैक बीच हवा में ही ख़राब हो गया और वो मारा गया। बाकी कहानियाँ तो असल स्टोरी को कवर करने के लिए ये लोग बनाते रहते हैं। पॉल कहता है, तो कोई न्याय नहीं मिला, पर अब कोई मिस्ट्री भी नहीं है। चलिए फिर, थैंक्स कांस्टेबल कैम्पबेल। तभी ह्यूई देखता है कि दूर खड़ा मैक्स उन दोनों को घूर रहा होता है, जिस पर पॉल कहता है, ओह, ये इडियट मुझे हर जगह फॉलो करे जा रहा है। पर ह्यूई पॉल को समझाते हुए कहता है, देखो जो भी हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैक्स को स्विंगिंग के बारे में ज़्यादा पता था। कोई भी स्विंगिंग को अच्छे से नहीं जानता था। जिसके बाद पॉल मैक्स को माफ़ कर देता है और वो दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। जिन्हें दूर से देखकर ह्यूई कहता है, तो तुम लोग लव स्टोरीज़ के बारे में क्या जानते हो? जिस पर पीछे से बुचर कहता है, दो लोगों का एक दूसरे को ढूंढना। जिसे सुनकर ह्यूई और हेमम हैरान होकर बुचर को देखते हैं और बुचर बोलता है, क्या? इसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और हमें दिखता है टेक नाइट, पर बिना सूट के। वो चलते चलते सोचता है कि मैं टेक नाइट हुआ करता था, पर अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। तभी वो देखता है कि सामने एक औरत जा रही होती है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी होता है, और उन दोनों पर एक व्हील बैरो, या आसान शब्दों में कहूँ तो एक कार्ड गिरने वाली होती है। लेकिन टेक नाइट तेज़ी से जाकर उन दोनों को उस कार्ड से बचा लेता है। जिसके बाद वो औरत टेक नाइट को थैंक्स कहती है और टेक नाइट देखता है कि आसमान से मीटियोर की बरसात हो रही है। तभी हमें बैकग्राउंड में कुछ साइंटिस्ट की आवाज़ सुनाई देती है जो बताते हैं कि अर्थ पर मीटियोर शावर हो रही है और एक बड़ा सा मीटियोर अर्थ से टकराने वाला है। और इस मीटियोर की खास बात है इसमें एक अजीब से दिखने वाला छेद। जिसके बाद टेक नाइट उन साइंटिस्ट के पास जाकर कहता है कि अगर उसमें छेद है तो तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। और टेक नाइट स्पेस में जाकर उस मीटियोर के साथ ही वो सब करने लग जाता है, और तभी वो अपने सूट से एक ब्लास्ट कराता है जिससे वो और मीटियोर दोनों फट जाते हैं और टेक नाइट के सेक्रीफाइस से अर्थ बच जाती है। बट यहाँ पर आता है काफ़ी वियर्ड बट इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्यूई और बुचर को, जहाँ ह्यूई बुचर को बताता है कोरोनर को टेक नाइट के सर में से एक मुट्ठी जितना बड़ा ट्यूमर मिला, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो? जिस पर बुचर जवाब देता है, मतलब उस कार्ड के गिरने से टेक नाइट का भला ही हुआ। तो अगर आपको समझ नहीं आया कि हाँ टेक नाइट के साथ क्या हुआ, तो मैं समझा देता हूँ।
बेसिकली वो कार जो एक औरत और उसके बच्चे पर गिरने वाली थी, उससे टेक नाइट ने उस औरत को बचा तो लिया था, पर वो कार उस पर ही गिर गई और वो वहीं बेहोश होकर कुछ टाइम बाद मर गया। पर अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वो मीटियोर और टेक नाइट का सेक्रीफाइस, वो सब क्या था? तो जैसा कि लास्ट सीन में ह्यूई ने बताया कि टेक नाइट के दिमाग में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था जो कि उसके पोस्टमार्टम के बाद मिला, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो इसलिए वो मीटियोर और उसका सेक्रीफाइस एक्चुअली मरते टाइम उसकी खुद की इमेजिनेशन थी और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यही नहीं, उसकी अचानक से बड़ी लस्ट की प्रॉब्लम का मेन रीज़न भी वही ट्यूमर था। तो आप देख ही सकते हैं कि राइटर्स ने बेचारे टेक नाइट के ढंग से मौत भी नसीब नहीं होने दी। तो ये था द बॉयज़ वॉल्यूम 3 गेट सम का कंक्लूजन। इस वॉल्यूम की सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली लगी वो था इसका गे और ट्रांसजेंडर लोगों को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि राइटर्स ने उन्हें कोई बहुत ब्रेव और स्पेशल स्किल वाला इंसान नहीं दिखाया और ना ही उनको बुरा या गलत दिखाया। उन्हें बाकियों की तरह ही एक नॉर्मल इंसान की तरह ही उन्होंने दिखाया और उसे ट्रीट भी किया। साथ ही हमें स्विंगिंग की कैरेक्टर के थ्रू ये भी दिखाया गया कि कैसे ट्रांसजेंडर लोगों को आजकल बस एक मार्केटिंग गिमिक की तरह यूज़ करा जाता है, पर वहीं असल ज़िंदगी में यही लोग खुद इनसे सबसे ज़्यादा भेदभाव और नफरत भी करते हैं। इसके अलावा हमने इस वॉल्यूम में ह्यूई और बुचर के रिलेशन को इवॉल्व होते हुए भी दिखाया गया। जहाँ ह्यूई इस वॉल्यूम की स्टार्टिंग में कई चीज़ों को देखकर भी इग्नोर करना चाह रहा था, वॉल्यूम के एंड होने तक उसे रियलाइज़ हो गया कि अब उसे ऐसी दुनिया का पार्ट बनना पड़ेगा और यहीं के तौर तरीक़ों से चलना पड़ेगा। बुचर को भी ये समझ आया कि कुछ चीज़ों की उसके लिए भले ही कोई भी अहमियत ना हो, पर दूसरे लोगों के लिए इन चीज़ों की काफ़ी अहमियत हो सकती है और उसे कभी कभी दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप भी कमेंट्स में बताना कि आपको इस वॉल्यूम की कौन सी बात या कौन सा मोमेंट सबसे अच्छा लगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।